गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अल्टरनेट करंट के इस लेक्चर में आज हम लोग एसी सर्किट को एक्सप्लेन करेंगे कि एसी सर्किट क्या है और एसी सर्किट कितने टाइप्स का होता है। एसी सर्किट, एसी सर्किट बेसिकली जो एसी सर्किट है वो तीन तरह का है। एक हमारे पास है प्योर रेसिस्टिव, इसको ओमिक सर्किट भी बोला जाता है। दूसरा प्योर इंडक्टिव और तीसरा प्योर कैपेसिटिव। अब प्योर रेसिस्टिव कहने का अर्थ है कि ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेसिस्टर ऐड हुआ हो, सिर्फ रेसिस्टर। ऐसे सर्किटों को हम आर सर्किट भी बोलते हैं। इसी तरह से अगर कोई ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ इंडक्टर जुड़ा हो, कॉइल, तो वो कहलाता है हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट। ऐसे सर्किटों को हम एल सर्किट भी बोलते हैं। और सिमिलरली एक ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर ऐड हुआ हो, तो ऐसे सर्किटों को हम सी सर्किट कहते हैं। तो बेसिकली ये तीन तरह का हमारा सर्किट है। अब इन तीन सर्किटों से हम कुछ और भी सर्किट बनाएंगे। जैसे एक सर्किट हमारे पास आएगा एलआर सर्किट। अब एलआर सर्किट का मतलब तुम समझ रहे होगे, मतलब अगर आर सर्किट है इसका मतलब इसमें सिर्फ रेसिस्टर ऐड हुआ है और कुछ नहीं है। उसी तरह से एल सर्किट है तो इसमें इंडक्टर ऐड हुआ है। और उसी तरह से कैपेसिटिव सर्किट है तो इसमें कोई कैपेसिटर ऐड। अब एलआर का मतलब क्या हुआ? इंडक्टर भी है और रेसिस्टर भी, दोनों एक साथ कंबाइंड हुए। ऐसे भी सर्किट को हमको डील करना है। सिमिलरली सीआर सर्किट। अब सीआर सर्किट का मतलब क्या हुआ? सीआर का मतलब क्या हुआ? सीआर मतलब वो सीआर नहीं जो आप समझ रहे हैं। सीआर सर्किट, सी फॉर ये कैपेसिटिव वाला। इसमें कैपेसिटर भी ऐड हुआ है और इसमें रेसिस्टर भी ऐड हुआ है। उसी तरह से एक और सर्किट बनेगा एलसी सर्किट। अब एलसी सर्किट का मतलब क्या हुआ? इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, दोनों एक साथ कंबाइंड हुए हैं सर्किट में। एंड फाइनली एक और सर्किट यहां हम बनाते हैं और उसका नाम है एलसीआर सर्किट। तीनों फैक्टर एक साथ आए हैं सर्किट के अंदर। रेसिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी। तो टोटल कितने तरह के सर्किट हमारे पास पढ़ने हैं इस अल्टरनेट करंट चैप्टर में? 7 तरह के सर्किट पढ़ने हैं। बेसिकली पहले हम 3 सर्किट को डील करेंगे, प्योर रेसिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव। अब इन सर्किटों में होने क्या वाला है कि सोर्स के रूप में हम देंगे इसको अल्टरनेट वोल्टेज या ईएमएफ, जो कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। चाहे सर्किट कोई भी हो, हम इसमें सोर्स यही देंगे, अल्टरनेटिंग सोर्स। और इससे हमसे मिलने क्या वाला है कि अगर सर्किट हमारा क्लोज हुआ तो सर्किट में हमको अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा इनपुट होने वाला है, ये हमारा आउटपुट होने वाला है, सर्किट चाहे कोई भी हो। ये 7 तरह के सर्किट हमको डील करने हैं, 3, 4, 5, 6 और 7। और इन सर्किटों में हम करने क्या वाले हैं कि सोर्स के रूप में हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ सप्लाई करेंगे, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी या E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर हमारा सर्किट क्लोज हुआ तो हमको मिलने वाला आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। पहले इस एक्सप्रेशन को हम समझते हैं, हालांकि पिछले लेक्चर में भी हम लोग इस पर बात किए थे।
भी क्या है, भी नॉट क्या है, और यहां ओमेगा टी क्या है। तो बउआ जी ये जो ओमेगा टी है इसको हम बोलते हैं फेज, इसको हम क्या बोलते हैं, फेज। ये जो भी नॉट है यह पीक वैल्यू है, वोल्टेज की क्या है, पीक वैल्यू है। और यहां जो भी दिख रहा है ये भी क्या है, तो भी इंस्टैंटेनियस वैल्यू, इंस्टैंटेनियस वैल्यू है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू है, भी है इंस्टैंटेनियस वैल्यू, वी नॉट है पीक वैल्यू, और ओमेगा टी है फेज। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ की बात हो गई। सिमिलरली अगर अल्टरनेटिंग करंट में आए तो ये वाला हमारा पार्ट क्या कहलाने लगेगा, फेज कहलाने लगेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू हो जाएगा। कौन चीज का, अल्टरनेटिंग करंट का। और ये आई क्या हो जाएगा, इंस्टैंटेनियस वैल्यू हो जाएगा। बोलो भाई, इंस्टैंटेनियस वैल्यू। समझ में आ रहा है। एसी सर्किट हमारे पास 7 तरीके के हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। ये 7 टाइप्स में से हम पहले ये तीन जो हैं, प्योर रेसिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव, इनकी बात करेंगे। बाकी जो 4 सर्किट है हम इन्हीं को कंबाइन करके सर्किट तैयार करें। तो अगर हमको इन 3 सर्किटों पर कमांड हो जाता है तो फिर हम आसानी से इनको डील कर सकते हैं। तभी एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट के बारे में ना सोचें। पहले हम लोग देखें कि प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव या प्योर रेसिस्टिव सर्किट में आई और भी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट कैसा बिहेवियर करता है। जैसे अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहां बेटा लिखा हुआ है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अभी अभी आपको यह भी पता चल गया कि यहां ओमेगा टी फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का यहां पर फेज क्या है, सेम है। यहां पर फेज क्या है, सेम है। यहां जो एसी वोल्टेज है और एसी करंट है ये दोनों सेम फेज में है। इस केस में हमको ऐसा दिख रहा है। लेकिन इन सारे के सारे 7 जो सर्किट आपको यहां पर दिए गए हैं, इन सभी सर्किटों में V और I सेम फेज में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वही हमको काम करना है कि एक एक करके इंडिविजुअली सभी सर्किटों को डील करना है और उसमें देखना है कि I और V के बीच में क्या आपसी कोऑर्डिनेशन है, क्या वेरिएशन है, कैसे जो है सो करंट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से वोल्टेज के साथ करंट वेरी कर रहा है। अभी तो यहां पे सेम फेज है, V और I का फेज क्या है, सेम है। लेकिन जब हम इन 7 सर्किटों को डील करेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि कुछ ऐसे भी सर्किट हमको मिलेंगे जिसमें I और V सेम फेज में नहीं होगा। इस केस में अगर देखा जाए तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज सेम फेज में है, मतलब एक साथ वो मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा और एक साथ मिनिमम वैल्यू को अचीव करेगा, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। लेकिन कुछ सर्किट ऐसा है जिसमें यह देखा गया है कि करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लिया बिफोर वोल्टेज, बिफोर वोल्टेज करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया। इस केस में हम कहते हैं कि करंट जो है वो लीडिंग फेज में है। कभी कभी कुछ ऐसा भी सर्किट मिलेगा जिसमें भी अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लिया बिफोर करंट, तो वहां बोलेंगे हम कि भी जो है वो लीडिंग फेज में। अगर भी पहले अचीव किया है तो भी लीडिंग फेज में, अगर आई पहले अचीव कर लिया तो आई लीडिंग फेज में। और यहां पर देख रहे हैं हम कि आई और भी दोनों क्या है, सेम फेज में। यानी अलग अलग सर्किट में भी और आई का वेरिएशन अलग अलग होने वाला है। अब जिस केस में आई पहले अचीव कर ले अपने पीक वैल्यू को या भी पहले अचीव कर ले अपने पीक वैल्यू को, तो वहां हम कहते हैं कि आई और भी सेम फेज में नहीं है, उनके बीच में फेज डिफरेंस है। एक नया टर्म आ गया, फेज डिफरेंस। भी और आई के फेज के बीच का डिफरेंस। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना।
यहां जो आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ का फॉर्मूला देखा, एक्सप्रेशन देखा, यहां जो अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन देखा, इस एक्सप्रेशन में दोनों का ईएमएफ यानी या वोल्टेज का फेज और करंट का फेज दोनों सेम है। यहां अगर फेज डिफरेंस पूछा जाए तो 0 है। फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा? फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा? फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे भैया? फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो फेज ऑफ भी माइनस फेज ऑफ आई। इज इट क्लियर? तो बोल भाई, यहां भी का फेज बोलो ओमेगा टी और आई का फेज बोलो ओमेगा टी, दोनों कट गया, फेज डिफरेंस कितना आया? 0। तो यहां के केस में फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। लेकिन अभी अभी आपको हमने बतलाया कि कुछ ऐसे भी सर्किट होंगे जिसमें, अच्छा यहां फेज डिफरेंस 0 है, दोनों का सेम फेज है, इसका मतलब दोनों अपनी पीक वैल्यू को सेम टाइम पे अचीव करेंगे, फिर मिनिमम सेम टाइम पर, मैक्सिमम सेम टाइम पर, मिनिमम सेम टाइम, ऐसा वाला, ऐसा 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 ऐसा। लोग शादी में डांस करते हैं ना ऐसे ऐसे, वो रिदमिक ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ विशेष कैटेगरी के लोग होते हैं, वो कुछ विशेष कैटेगरी के लोग होते हैं जो एकदम रिदमिक डांस करते हैं ऐसे ऐसे। तो समझ लीजिएगा कि वहां पे क्या कर रहे हैं, वो बतला रहे हैं कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट दोनों सेम फेज में है और सेम टाइम में वो मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। भाई फिजिक्स को तुम जहां ढूंढोगे वहां मिल जाएगा। अब और लोग क्या सोच के एंजॉय करें, तुम वो छोड़ो, तुम क्या सोच के एंजॉय करोगे? सेम टाइम है, मैक्सिमम सेम टाइम, आई और भी दोनों सेम फेज में है, आई और भी दोनों सेम फेज में। लेकिन उन सर्किटों में जिसमें आई पहले ही मैक्सिमम तक चला गया, बिफोर भी आई मैक्सिमम तक चला गया, भाई तो बहुत गलत बात है। एक साथ सफर शुरू किए थे, कितना अच्छा, दोनों साथ में मैक्सिमम जा रहे थे, साथ में मिनिमम जा रहे थे, साथ में मैक्सिमम जा रहे थे। अब पता चला कि अगला बेवफा निकल गया, एक को छोड़ के पहले ही मैक्सिमम तक चला गया। अब अगर भी मैक्सिमम तक चला गया बिफोर आई, तो आप कहिएगा भी लीड कर रहा है फेज में, भी लीड कर रहा है फेज में, वहां फेज डिफरेंस 0 नहीं आएगा, वहां फेज डिफरेंस 0 नहीं। उस तरह से हो सकता है कि किसी सर्किट में आई पहले ही अपने मैक्सिमम वैल्यू को, पीक वैल्यू को अचीव कर लिया बिफोर भी, तो पहले कौन अचीव किया? आई। तो क्या कहिएगा? आई लीडिंग फेज में, आई लीड कर रहा है फेज में, किससे? भी से। तो जो पहले अचीव करेगा वो लीड कर रहा है, जो बाद में अचीव करेगा वो लैग कर रहा है। ये लैगिंग इन फेज में है और वो लीडिंग इन फेज में है। यानी ओवरऑल हमने देखा कि इन सर्किटों में हमारे पास दो कैटेगरी आने वाली है, एक में आई और भी सेम फेज में होगा और एक में आई और भी सेम फेज में नहीं होगा। तो आगे चल के हम लोग एक एक करके सभी सर्किट को डील करके देखते हैं कि किस सर्किट में आई और भी सेम फेज में आता है और किस सर्किट में आई और भी सेम फेज में नहीं आता है, कब करंट लीड करता है और कब वोल्टेज लीड करता है। पहले आप फटाफट यहां तक नोट करके आइए, नोट करके आइए, नोट करिए। हो गया? यहां तक बातें समझ में आ गई हैं। एसी सर्किट हमारे पास बेसिकली ये तीन हमको डील करना है। कौन कौन? प्योर रेसिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव। प्योर रेसिस्टिव मतलब सिर्फ रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, आर सर्किट के नाम से जाना जाता है। प्योर इंडक्टिव मतलब एल जुड़ा हुआ है, एल सर्किट के नाम से जाना जाता है, इंडक्टर जुड़ा हुआ है। प्योर कैपेसिटिव मतलब कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और इसको सी सर्किट के नाम से जाना। बाद में हम इनको आपस में कंबाइन कर करके चार और सर्किट बनाए हैं, एल आर, सी आर, एल सी और एल सी आर। सबसे पहले हम इन तीन सर्किटों को डील करेंगे एंड देन आफ्टर अगर ये तीन पे कमांड हो गया तो फिर आगे भी होने लगेगा। लेकिन इसके पहले कि हम प्योर रेसिस्टिव सर्किट को डील करें, थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट और यहां पर हमको लेना है। फेजर डायग्राम। आपने अभी देखा कि आई और भी दोनों सेम फेज में हो भी सकते हैं और दोनों सेम फेज में नहीं भी हो सकते।
समझ ना बात को। अरे आई और भी अभी दोनों सेम फेज में है कि नहीं है, इस केस में है और सेम फेज में है, इसका मतलब मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू सेम टाइम में और मिनिमम वैल्यू सेम टाइम। और आपने ये भी देखा कि यहां के केस में फेज डिफरेंस कितना आया है, 0 आया है। लेकिन कुछ सर्किट इसमें ऐसा भी बैठा हुआ है जिसमें दोनों का फेज सेम नहीं होगा, एक पहले ही पीक वैल्यू तक चला जाएगा दूसरे को छोड़कर। तो अगर भी पहले चला गया पीक वैल्यू को, अगर भी पहले चला गया पीक वैल्यू, इसका मतलब ये लीड करने लगा। बोलिए, अगर इसके जगह पर यह मैक्सिमम वैल्यू पर चला गया तो यही लीड करने लगा। यानी आई और बी का फेज सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। तभी कभी कभार कहता क्या है कि इन सातों में से किसी भी सर्किट को देगा और बोलेगा इनका फेजर डायग्राम ड्रॉ करिए। मतलब किसी भी सर्किट के लिए आई और भी को उनके फेज के साथ आपको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए जरा इसको देखा जाए। फेजर डायग्राम मिटा देना। एसी सर्किट मेनली हमारे पास आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट और इनसे मिलाकर 4 और सर्किट हमने तैयार किया, एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, एल सी सर्किट और एल सी आर सर्किट। अब आ जाइए, फेजर डायग्राम कैसे बनाएं, फेजर डायग्राम कैसे बनाएं, आइए सिखाते हैं। बउआ जी, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस। हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, हमें I और V को विथ फेज इस पर रिप्रेजेंट करना है। I और V को विथ फेज इस पर रिप्रेजेंट करना है। याद रखिए, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें किसको किसको रिप्रेजेंट करना होगा, हमें रिप्रेजेंट करना होगा बेटा फेज को। अरे भाई, यहां फेज को रिप्रेजेंट करना होगा और यहां हमें रिप्रेजेंट करना होगा पीक वैल्यू को और यहां हमें रिप्रेजेंट करना होगा इंस्टैन्टेनियस वैल्यू को। बात को जरा समझो, ये 3 चीजों को हमें यहां रिप्रेजेंट करना है, भी में भी और आई में भी। आई का भी एक्सप्रेशन अगर हम ले लें तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। तो हमें इसके भी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है इधर में, इसके भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है इधर में। ये इसी का इंस्टेंटेनियस नहीं है। अभी आई क्या होगा, आई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा करंट का। अब ये तीनों चीजों को कौन रिप्रेजेंट करेगा यहां, तो पहला चीज पीक वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करेगा, फेज को कौन रिप्रेजेंट करेगा। पीक वैल्यू को बेटा रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ एरो। यहां जो हम एरो ड्रॉ करेंगे उस एरो का लेंथ पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। लेंथ जितना बड़ा वैल्यू उतनी ही अधिक। क्लियर ना। मतलब यहां जो ग्राफ हम प्लॉट करने वाले हैं, इस एरो का लेंथ हमको पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो वोल्टेज का पीक वैल्यू हो, ईएमएफ का पीक वैल्यू हो, करंट का पीक वैल्यू हो, मतलब पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला। क्लियर। और ये एरो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल इंक्लोज करेगा, बेटा मान लेते हैं कि ऐसे हमने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, माना कि यहां ऐसे एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो ये तो रिप्रेजेंट कर दिया पीक वैल्यू को। किसके पीक वैल्यू को, तो अगर आप वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वोल्टेज का पीक वैल्यू दे रहा है, अगर आप करंट रिप्रेजेंट कर रहे हो तो करंट का पीक वैल्यू दे रहा है। ठीक है, पीक वैल्यू दे दिया। वोल्टेज का है तो वी नॉट दे रहा है, अगर करंट का होगा तो आई नॉट का मान देगा।
अब ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल इंक्लोज करेगा ये हमको देगा फेज, यानी फेज को कौन रिप्रेजेंट करेगा भाई? तो फेज को रिप्रेजेंट करेगा, फेज को रिप्रेजेंट करेगा इसका पीक वैल्यू वाला लेंथ जो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल इंक्लोज कर रहा है वो। तो हमारे पास पीक वैल्यू भी रिप्रेजेंट हो गया, फेज भी रिप्रेजेंट हो गया। अब अब मान लेते हैं कि ये वोल्टेज का फेज है ये ओमेगा टी। अब इस पर जब हम करंट प्लॉट करने आएंगे तो आपको बताया जा चुका है कि करंट का फेज वोल्टेज के फेज के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर बराबर हुआ, अगर आई का भी फेज इतना ही हुआ तो वो भी इसी पर जाएगा, इसी लाइन पर जाएगा। समझ लो, अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लो। अरे अभी अभी बताया था ना कि आई और भी दोनों सेम फेज में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इस केस में तो अभी तो हैं। तो अगर तुमने ये ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें ये लेंथ हमको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीक वैल्यू को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेज को। क्लियर? अब वोल्टेज के जगह पर यदि हमको करंट के पीक वैल्यू को दिखाना हो और उसके फेज को दिखाना हो तो जरा यहां देखो, यहां करंट का भी फेज ओमेगा टी है, वोल्टेज का भी फेज ओमेगा टी है। इसका मतलब है कि करंट भी इसी लाइन पर जाने वाला है, क्योंकि दोनों का फेज सेम है। वो कोइंसाइड करेगा, इसी लाइन पर जाएगा। अब समस्या यह है कि उस लाइन पर जाएगा तो बाबू इस करंट के मान को या करंट के लेंथ को हम बड़ा दिखाएं कि छोटा दिखाएं? पहले आप बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, सोच के बताओ। जो हम जवाब देंगे उसके पहले वीडियो को पॉज कर लो और खुद से सोचो, इसका जवाब सोचो, फिर उसके बाद वीडियो को आगे देखो कि तुम्हारा जवाब सही है कि गलत है। क्वेश्चन ये है कि आई भी इसी पर आने वाला है, आई भी इसी लाइन के अलोंग जाने वाला है। आई का पीक वैल्यू इसी लाइन पर जाएगा। अब सवाल यह है कि ये भी का पीक वैल्यू है और इसी पर आई का पीक वैल्यू जाएगा। अब आई का पीक वैल्यू के लिए लेंथ बड़ा बनाएं कि लेंथ छोटा बनाएं? ये क्वेश्चन। सेम फेज है तो इस पर जा रहा है। अगर सेम फेज नहीं होता, अगर इस ओमेगा टी से उसका फेज ज्यादा होता तो शायद इधर कहीं निकल के जाता। तो इधर निकल के जाए चाहे इधर निकल के जाए, हो सकता है इससे फेज अगर कम हो तो वो इधर निकल के जाता। फेज अगर ओमेगा टी से आई का फेज भी के फेज से आई का फेज यदि कम होता तो ये नीचे निकल के जाता, ऐसे जाता। भी के फेज से आई का फेज यदि ज्यादा होता तो ये ऊपर से जाता। और यहां भी के फेज और आई के फेज बराबर हैं तो वो सेम पर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब चाहे ये वाला ग्राफ जाए, चाहे ये वाला ग्राफ जाए, चाहे इसी पर जाए, क्वेश्चन ये है कि पीक वैल्यू को इसका लेंथ रिप्रेजेंट करता है। तो इसका लेंथ मतलब आई का लेंथ भी से छोटा होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा, क्या होगा? वीडियो को पॉज करें, सोचकर आंसर रखें और उसके बाद वीडियो को आगे प्रोसीड करके देखें कि आपका जवाब सही है कि गलत। हो गया? हो गया? चलिए 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 चलिए, अब देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही आया है, कितनों का जवाब सही आया है, देखा जाए। देखो भाई, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। भी इज इक्वल टू क्या होता है? आया भाई, इसका लेंथ बड़ा होगा कि छोटा होगा? लेंथ तो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये बात जानने के लिए कि आई के पीक वैल्यू का लेंथ भी के पीक वैल्यू से बड़ा होगा कि छोटा, पहले आई नॉट और भी नॉट में रिलेशन देखना होगा। तो भी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी बाई आर। और अगर हम पीक वैल्यू की बात करें, फॉर पीक वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? आई नॉट इज इक्वल टू भी नॉट बटा आर।
आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर। अब जरा सोचो, वी नॉट का मतलब पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। वी नॉट में समथिंग से डिवाइड कर रहे हैं, वी नॉट में समथिंग से डिवाइड कर रहे हैं, तब हमें आई नॉट मिल रहा है। वी नॉट में समथिंग से डिवाइड करने पे हमें आई नॉट मिल रहा है। तो बोलो आई नॉट छोटा होगा कि बड़ा होगा? अरे भाई, वी नॉट में आर से डिवाइड कर रहे हैं, आर को मारो गोली, आर छोड़ो, तुम दुनिया का कोई भी चीज से डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 4 से किसी चीज से डिवाइड करने के बाद आई नॉट आ रहा है। तो आई नॉट क्या है? इससे छोटी वैल्यू। अरे 8 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो 4 और 8 में अगर रिलेशन पूछा जाए तो क्या है भाई? 4 तो हमेशा 8 से छोटा ही ना होगा। उसी तरह से वी नॉट में आर से डिवाइड करने के बाद हमें आई नॉट मिल रहा है। इसका मतलब आई नॉट क्या है? वी नॉट से छोटा है। तो अभी इस केस के लिए अगर हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं बुआ, तो दोनों का फेज सेम है, यानी इसी लाइन पर जाने वाला, इसी लाइन पर जाने वाला है, लेकिन इसका लेंथ थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये आई नॉट। मजा आया? मजा आया? समझ के बना रहे हो? समझ के बना रहे हो? सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं सब? थोड़ा सा ध्यान दे दो बेटा, आगे के सातों सर्किटों में हमें ये काम करना है, इसलिए बात को समझिए कि आई और भी सेम फेज में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आई भी से फेज में अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। और जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो पीक वैल्यू को एक एरो के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों की पीक वैल्यू के लिए एरो खींचेंगे। दोनों एरो सेम कोइंसाइड भी हो सकता है, एक ही पर कोइंसाइड भी हो सकता है। कब कोइंसाइड होगा? जब दोनों सेम फेज में हो सकता है कि आई का एरो नीचे से निकले, कब? जब फेज में वो छोटा, लैगिंग कर रहा हो सकता है आई ऊपर से निकले, कब? जब करंट लीड कर रहा। अब कब लीड करेगा, कब लैगिंग करेगा, कब सेम रहेगा, ये तो तब पता चलेगा जब हम सारे सर्किटों को डील करेंगे। अभी नहीं, अभी के लिए तुमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया इसका फेजर डायग्राम कैसा हो। अब तुम सोच रहे हो कि सर फेज आप दिखा दिए, पीक वैल्यू आप दिखा दिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो एक बात बताओ, पहले भी के लिए देखो, भी नॉट के लिए ये पूरा का पूरा लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भी नॉट को। जो 11th क्लास में वेक्टर पढ़े हुए हैं, अभी उसका काम आने वाला है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आपको मालूम है भी नॉट जो है वो कितना एंगल के साथ है? ओमेगा टी के साथ। तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे, इसके कितने प्रोजेक्शन होंगे? एक एक्स पर और एक वाई पर। एक्स वाला होगा भी नॉट कॉस ओमेगा टी और वाई वाला होगा भी नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब यदि हम इसका वाई प्रोजेक्शन निकालें तो यहां से यहां तक का मान क्या कहलाएगा? भी नॉट साइन ओमेगा टी। अरे वाई कंपोनेंट है, और आप देखो कि ये कौन सा वैल्यू दे रहा है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे भी नॉट साइन ओमेगा टी किसका मान है? भी का मान है। इसका मतलब ये किसका मान दे रहा है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। उसी तरह से यदि आप आई का वाई प्रोजेक्शन निकालें बउआ, वाई प्रोजेक्शन या ये वाला पार्ट, तो इसका मान कितना होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी।
इधर हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इधर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये भी किसका मान है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये भी कौन सी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। आई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे आया, तो समझ रहे हो? ये आई नॉट है, एंगल ओमेगा टी है, इसका दो कंपोनेंट कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी। जिसके साथ एंगल इंक्लूड करता है उसमें कॉस, और जिसके साथ एंगल इंक्लूड नहीं करता उसमें साइन। मालूम है ना? वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D प्लेन पढ़े होगे आप। तो अब तीनों चीजें हो गई, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला कौन? तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला है वाई प्रोजेक्शन। जो पीक वैल्यू का वाई प्रोजेक्शन होगा वो हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। क्लियर ना? क्लियर ना? यानी फेजर डायग्राम ड्रॉ करने आ गया। जितने भी आप 6 तरह के सर्किट देखे हैं, 7 तरह के, सॉरी, सातों में से किसी भी सर्किट के लिए आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। उस केसेस में पहले तो हमें यह जानकारी होना चाहिए कि जिस सर्किट की बात हो रही है उसमें आई और भी कैसा बिहेव कर रहा है, सेम फेज में है कि कोई लीड कर रहा है और कि कोई लैग कर रहा है, उसके अनुसार हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। अब सपोज दैट कि एक और फेजर डायग्राम आपको हम कहते हैं बनाने के लिए, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है। और इसके लिए हम आई और भी का मान दे देते हैं, यही लिख देते हैं, b इजकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और i इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है ना? पहली चीज है बेटा कि यहां अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट दोनों का एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने है। देखकर बताओ कि क्या दोनों सेम फेज में है? क्या दोनों सेम फेज में? अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज सेम फेज में है? नहीं है। इसका फेज कितना है? ओमेगा टी। इसका फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस 5। मतलब इसके फेज से 5 अधिक है इसका फेज, यानी लीड कौन कर रहा है? करंट। लैगिंग में कौन है? वोल्टेज। पहले अचीव कौन करेगा पीक वैल्यू को? करंट। फिर पीछे पीछे कौन आएगा? वोल्टेज। समझ रहे हैं ना? चलिए अब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे करें? इतना तो मालूम है कि पीक वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करेगा? एक एरो रिप्रेजेंट करेगा। चलो पहले हम भी को ही दिखा देते हैं। चलो ये भी नॉट, और बट नेचुरल है कि इसका फेज कितना है भाई? ओमेगा टी। इसका फेज कितना है? ओमेगा टी। कहानी कंप्लीट। अब इस पर हमको किसको दिखाना है? करंट को। अल्टरनेटिंग करंट का फेज क्या है? क्या ओमेगा टी है? नहीं। अगर ओमेगा टी होता तो सेम लाइन पर जाता आई नॉट का मान। अगर ओमेगा टी इसका भी फेज होता, फास्ट तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है, आ ही रहा है। अगर इसका भी फेज ओमेगा टी होता तो ये सेम लाइन पर जाता, लेकिन इसका फेज ओमेगा टी नहीं, ओमेगा टी प्लस 5 है, मतलब लीडिंग कर रहा है। तो लीडिंग कर रहा है तो बताओ तो, सोचो इसके लिए जो लेंथ खींचेंगे वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? अगर ये नीचे गया तो फिर तो ये एंगल ओमेगा टी से कम हो गया। नहीं समझ रहे? अरे भाई अगर ये यहां से तुम आई लेकर जा रहे हो, अच्छा ये एक और बात याद रखना है कि आई का जो लेंथ होगा वो भी से छोटा होगा, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अगर तुम यहां से लेकर जा रहे हो तो इसका अर्थ क्या है कि ये ओमेगा टी से फेज कम हो गया, ओमेगा टी से फेज कम हो गया। लेकिन हमको फेज यहां पे क्या करना है? बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 5। तो अगर यहां से यहां तक ओमेगा है और यहां से यहां तक 5 है, तो अब हमारा जो ग्राफ जाएगा
वो कुछ ऐसा जाएगा और ये इससे छोटा भी रहेगा, इसको हम दिखाएंगे आई नॉट। और इसका टोटल फेज अब देखोगे तो यहां से यहां तक ओमेगा टी और यहां से यहां तक फाई, यानी ये हो गया ओमेगा टी प्लस फाई। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा ये बता दो। अब इस ग्राफ को देखकर तुम बता सकते हो, इतना ध्यान रहे कि ये जो जाएगा ना, ये इसका लेंथ जो जाएगा वो इससे थोड़ा छोटा है। अब पीक वैल्यू निकालना है तो पीक वैल्यू के लिए ऑलरेडी बता दिया, वाई प्रोजेक्शन हमको पीक वैल्यू का मान देता है, तो इसका वाई प्रोजेक्शन निकालोगे तो भी का मान दे देगा, और इसका वाई प्रोजेक्शन निकालोगे तो भी का मान दे देगा। अगर फेज पूछेगा तो इसको देख के फेज बताया जा सकता है कि वी नॉट का फेज कितना है, ओमेगा टी, वी का फेज कितना है, ओमेगा टी, आई का फेज कितना है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव। और अगर ये लैगिंग का केस होता, अगर करंट प्लस फाइव ना होकर माइनस फाइव हुआ रहता, तो अभी इसका ग्राफ नीचे से निकलता। तो आई थिंक कि एसी सर्किट कितने टाइप्स का है और उसमें आई और भी के बीच में कैसे रिलेशन होता है, फेज क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, पीक वैल्यू किसे कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, और इनका फेजर डायग्राम, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एसी सर्किट हमारे पास मेनली एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट और इनसे 4 और सर्किट बनाए, एल सी, सी आर और एल आर और एल सी आर। टोटल 7 सर्किट हैं। 7 सर्किटों में हमने कॉमन बातें ये देखी कि कुछ ऐसे सर्किट है जिसमें आई और भी सेम फेज में, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम, सफर एक साथ शुरू किया था और एक ही साथ चल रहा है। ऐसे सर्किटों में फेज सेम कहा जाता है, फेज डिफरेंस 0 होता है। लेकिन हम कुछ और भी सर्किट देखे जिसमें ऐसा नहीं होता, मतलब जरूरी नहीं कि हर सर्किट में जो है सो आई और भी सेम फेज में हो। कभी कभी देखा गया है कि आई मैक्सिमम तक पहले ही अचीव कर लेता है भी से, और कभी कभी भी मैक्सिमम को पहले ही अचीव कर लेता है आई से। तो वैसे केसेस में कहते हैं कि इनके बीच में फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस निकालने के लिए फेज ऑफ भी माइनस फेज ऑफ आई करेंगे तो फेज डिफरेंस निकल के हमारे पास आ जाएगा। और फिर उसके बाद आई और भी का किसी भी सर्किट के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका ये है, पीक वैल्यू जो होती है उसको लेंथ ऑफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फेज होता है उसको हम यहाँ एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो वाई प्रोजेक्शन होता है उससे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। पहले नोट करके आइए यहाँ तक फटाफट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए बेटा अब एक एक करके हम लोग आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट एंड देन आफ्टर रेस्ट जो 4 सर्किट है उस पर बात करेंगे। आपके भी मन में क्यूरियोसिटी होगी कि सर जाने तो कि किस सर्किट में फेज सेम होता है और किस सर्किट में फेज जो है सो डिफरेंस आता है, कब आई लीड करता है, कब भी लीड करता है। एक एक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर करके हम लोग जो है सो देखेंगे। और आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेस्ट सर्किट पर बात करेंगे। तब तक के लिए इतना रिवाइज करिए। थैंक यू।